जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, everyone is bound to lose some part of lung capacity, which is going to cause effort to do the routine activities. तो पोस्ट कोविड एरिया में लंग्स परमानेंट डैमेज हो गए हैं, मैसेज ये नहीं है और ना ही ऐसा सच है। पोस्ट कोविड में द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन जिनकी लंग फाइब्रोसिस हुई, उनको स्पेशली हम अलग टेस्टों से मेजरमेंट भी करते हैं, जैसे हमने एक डिस्कस किया स्पायरोमेट्री और पीएफटी। क्या रूटीन मास्क एयर पॉल्यूशन से मुझे हेल्प करेगा? अनफॉर्चुनेटली आंसर इज नो। दैट कैन बी ओनली टेकन केयर बाय N95। जो सो रहा है उसे तो पता नहीं कि वो स्नोर कर रहा है, तो ऑलवेज हिस्ट्री कम फ्रॉम द पार्टनर कि क्या ये स्नोर करते हैं, क्या आपकी पार्टनर स्नोर करती है। एंड द मोमेंट वी टॉक अबाउट वेंटिलेटर, सबके एजम्पशन ये है कि एक बार वेंटिलेटर पे गए तो इसका मतलब गए। क्या ये वेंटिलेटर का ये मिथ, इसको कैसे सॉल्व करें और कितना मतलब हार्मफुल है वेंटिलेटर? Breathing difficulty, fatigue, snoring, pollution and post-COVID recovery are everyday concerns. हम सब इन प्रॉब्लम से जूझते ज़रूर हैं, हम सब इन सब के बारे में बात भी करते हैं, बैठते भी हैं, लेकिन कई बार एक्सपर्ट से डिस्कस नहीं कर पाते और ये मन में रह जाती हैं। Understanding our lungs is better, not just important, it's essential for all of us. Hello and welcome to ST Smartcast. And I am Dr. Neeraj Gupta. And today we have a esteemed guest who has worked in this field for last 15 years, Dr. Manish Sharma. Dr. Manish Sharma is head of pulmonology at SMCH Ghaziabad. He has worked previously with leading hospitals like Apollo Chennai and Kolkata and has led critical care department across several acclaimed institutions. Dr. Manish Sharma, thank you for being with us. Dr. Manish, I'll start with most common problem, breathing difficulty. Breathing difficulty can be due to age also and can be due to any lung disease also. How do we differentiate between the two? So very fine. So I will try to answer like this. There are two parts. One is the breathing difficulty, or we name it as a breathlessness, and second one is the effort intolerance. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, everyone is bound to lose some part of lung capacity, which is going to cause effort to do the routine activities. दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत इजी भी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है। ऐसा क्यों? जब आप एज होती है, एवरी ईयर वी आर लूजिंग ए 1% ऑफ लंग फंक्शन ऑन एन एवरेज। with this rising pollution, smoking and the exposure, this amount up to 25 to 30% more. So breathing difficulty के लिए हमें तीन चीज़ें समझनी है। यदि हम ले टर्म में बात करें तो it could be because either interaction of heart, lungs और थर्ड थिंग द हीमोग्लोबिन विच डिफाइन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। इन तीनों के इंट्रैक्शन में जब भी कुछ गड़बड़ होगी, whenever some wrong thing will be happening, it will lead to some sense of breathlessness. तो हमें ये समझना है कि ब्रेथलेसनेस इज नॉट ऑलवेज ड्यू टू द लंग डिसीज इटसेल्फ। इट कुड बी बिकॉज ऑफ द लंग्स, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द हार्ट, और इट कुड बी अदर फैक्टर विच आर गोइंग टू अफेक्ट द लंग्स। एफर्ट इंटॉलरेंस ऑन द अदर हैंड इज बिकॉज ऑफ द एजिंग। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम पता कैसे करें? तो उसके लिए बहुत सिंपल टेस्ट होता है विच वी पल्मोलॉजिस्ट डू रेफर एज ए pulmonary function test or spirometry which assess the lungs of health. सभी को कॉमनली पता है ECG इज वेरी फेमस थिंग्स है, वी आर यूजिंग डे टू डे टू एसेस द हार्ट एक्टिविटी। सिमिलरली लंग्स के असेसमेंट के लिए स्पेसिफाइड टेस्ट है स्पायरोमेट्री और लंग फंक्शन टेस्ट, जो कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी को एसेस करता है। वाट एवर द कैपेसिटी इज बियॉन्ड नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी and that is leading to breathlessness, then it mostly indicate towards some underlying disease. Otherwise, मैं कैसे जानूं कि मेरी ब्रीथिंग उसकी वजह से है कि नहीं है? उसका बहुत सिंपल तरीका है, आप दो चीज़ें नोटिस रखें। आज से पहले जो चीज़ें मैं रूटीन कर पा रहा था, क्या उनको करने में मुझे एफर्ट एक्स्ट्रा लग रहा है? सेकंड, आपकी सेम एज और सेक्स के पर्सन के साथ या उस चीज़ को कंपेयर करते हैं, आर यू फीलिंग डिस्निक और ब्रेथलेसनेस? then it indicate towards a disease mostly. Otherwise, it is just a effort intolerance, of which can be modified with your usual daily activities, your lifestyle and so many factors. तो डॉक्टर मनीष, डू यू रिकमेंड कि हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आफ्टर अ सर्टेन एज सभी का करें? So the good part is assessing lung function is very non-invasive thing, very simple to do things. So
at least after age of 35 or 40, once we enter the fourth decade, and especially for the people like us who are living in the Delhi NCR or all the metro cities, it will very worth to have a at least yearly spirometry done. By that way, you have some objective assessment of lung function. हमें ये भी समझना है कि एक आम आदमी या एक छोटे बच्चे किसी को भी हम ये कहें कि ये काम ना करो, उसके लिए उस चीज़ को मानना थोड़ा मुश्किल है। बट जब हम उसको एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं इससे कि उस चीज़ को समझ रहा है, तब वो उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझता भी और मानता भी है। सिमिलरली व्हेन ईयरली यू आर हैविंग कि आपका लंग फंक्शन आज से 3 साल पहले ऐसा था, आज 3 साल बाद पहले इसमें ऑब्जेक्टिवली कम आ रहा है, तो इट विल डेफिनेटली रेज ए कंसर्न फॉर यू, एंड दैट विल हेल्प यू टू एक्ट टाइमली एंड टू सीक द मेडिकल हेल्प इफ रिक्वायर्ड एट ऑल। तो आपके क्वेश्चन का सिंपल आंसर मैं कहूँगा हाँ, it will be worth. Definitely we don't recommend usually because it invite cost, it invite the person dedication to get the test done, but it will very worth, especially for the pupils who are living in this airy polluted area. And especially after this post-COVID era. Yeah, wonderful. So in the post-COVID era, what happened, what we see as a pulmonologist, जो कोविड जो डिसीज थी उसका नेचर कुछ ऐसा था कि बहुत कॉमन टर्म आया था, दैट वाज द फाइब्रोसिस। सो व्हेन वी से फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस क्या है, हमारा जो लंग्स है एक इलास्टिक गुब्बारे जैसा है। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, जब वो हील होता है, तो कुछ डिसीज है जिसमें वो हीलिंग कम्प्लीटली हो जाती है एंड द लंग फंक्शन डजंट गेट अफेक्टेड। बट इन सर्टेन अदर डिसीज जस्ट लाइक कोविड, उसका खराब हमने क्या देखा कि इट वाज लीडिंग सम रेसिडुअल फाइब्रोसिस। जब फाइब्रोसिस तो जो हम एयर ले रहे थे, उस एयर का सर्कुलेशन लंग्स में इफेक्टिवली तरीके से नहीं पहुंच रहा था, विच लीड टू सर्टेन लॉस ऑफ फोर्स वाइटल कैपेसिटी। जो हमने इनिशियली कहा कि नॉर्मल भी 20 से 30 ml हमारा लंग फंक्शन एवरी ईयर खत्म हो रहा है, दैट इज अ नॉर्मल। स्मोकर्स पॉल्यूशन वो बढ़ के 60 ml हो गया, बट वंस दिस फाइब्रोसिस और एनी सर्टेन डिसीज इज हैपनिंग विच अफेक्ट योर लंग्स, तो ये जो वाइटल कैपेसिटी ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, सो द चांसेस ऑफ हैविंग मोर डिसीज, मोर मैनिफेस्टेशन ऑफ द ब्रीथिंग डिफिकल्टी, दैट इंक्रीजेस मोर इन दिस पोस्ट कोविड एरा। तो पोस्ट कोविड एरिया में लंग्स परमानेंट डैमेज हो गए हैं, मैसेज ये नहीं है और ना ही ऐसा सच है। पोस्ट कोविड में द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन जिनकी लंग फाइब्रोसिस हुई, उनको स्पेशली हम अलग टेस्टों से मेजरमेंट भी करते हैं, जैसे हमने एक डिस्कस किया स्पायरोमेट्री और पीएफटी। सिमिलरली मोर सेंसिटिव डीएलसीओ, तो उन पेशेंटों के लिए वी कैन इवन एसेस देयर लंग हेल्थ स्टेटस मोर प्रॉम्प्टली विथ ईयरली मेजरमेंट्स। तो उस फाइब्रोसिस की वजह से लंग्स परमानेंट डैमेज नहीं हुए हैं, लंग्स का एक पार्ट डैमेज हो गया है जो शायद रिकवरी ना हो, तो उसकी वजह से पेशेंट को हो सकता है लाइफ लॉन्ग सम कुछ अनइजीनेस फील हो सकता है यदि हम उसको अनअटेंडेंट छोड़ देते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द डिक्रीज इन द लंग फंक्शन। करेक्ट। मान लो हम इंक्रीज करना चाहते हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन योगा एंड द एक्सरसाइजेज? स्पेशली डे टू डे में हम सुनते हैं कि इस पॉल्यूशन में, इस लेवल ऑफ AQI में वी शुड नॉट गो फॉर एक्सरसाइजेज आउटसाइड द हाउस। आप क्या कहते हैं, आर दे रिकमेंडेड? सो डॉक्टर नियाज, हमें समझना है जो लंग्स है वो फॉर ए पल्मोलॉजिस्ट इट हैज सर्टेन डिफरेंट पार्ट्स। एक है जिससे हम सांस ले रहे हैं, वी नेम इट द एयरवे। तो देयर आर सर्टेन एयरवे डिसीजेज जिनको हम कॉमनली जानते हैं, अस्थमा, COPD, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की बीमारी हैं जो प्राइमरीली एयरवे को अफेक्ट करती हैं। सेकंड है लंग्स पेरेन्काइमा, जैसे आपने अभी नाम लिया कोविड का, निमोनिया, वायरल इन्फेक्शन, ये आपके लंग्स पेरेन्काइमा को अफेक्ट करते हैं। जब भी पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज होगा और जब भी कोई भी हम चीज़ जो इनहेल कर रहे हैं विच इज गोइंग टू ट्रेवर्स थ्रू योर एयरवेज एंड देन इट इज गोइंग टू योर लंग्स पेरेन्काइमा, इसमें जब भी चेंज होगा इट क्रिएट सम डिस्टर्बेंस इन द एयर फ्लो। उस डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ डिसीजें मैनिफेस्ट होती हैं, कुछ डिसीजें वर्सन होती हैं। जैसे आपने देखा होगा जो ऑलरेडी अस्थमेटिक पॉपुलेशन रहती है, जब जब सीजन बदलता है, जब जब पॉल्यूशन का लेवल राइज होता है, उनके सिम्टम वर्सन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? सब कुछ सेम था, हुआ क्या कि जो हाई AQI से हाई डेंसिटी जो एयर जा रही है, जो पार्टिकुलेट मैटर है, स्पेशली P2.5 जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारे डिस्टल एयर में जा रही है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। जब वो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो नेचर ऑफ लंग और एयरवे क्या है, सांस की नील में सुकड़न, जिसको हम मेडिकली बोलते हैं ब्रोंकोस्पाज्म, वो बढ़ता है। उससे हमारी बॉडी के एयरवे का रेसिस्टेंस बढ़ता है और फिर जो एयर फ्लो कर रही थी, जो नॉर्मल
फ्लो कर रही थी उसको एक रेसिस्टेंस एक्वायर कर रहा है, और उस रेसिस्टेंस की वजह से आपको सारे सिम्टम फील हो रहे हैं, विच मैनिफेस्ट एज मोर कफिंग, फीलिंग चेस्ट टाइटनेस एंड सेंस ऑफ ब्रेथलेसनेस. ओके. सो फिर मास्क एंड ऑल दिस थिंग, डू दे रियली हेल्प? Okay, so masks do definitely help. There is no doubt about it. But which type of mask Okay. and what actually looking to protect from? So after COVID, everyone has been sensitized. सबको पता है कि हमें मास्क पहनना चाहिए. Still, Yes. it is very difficult to get in day-to-day practice. तो मास्क के N95 ये नाम हम लोगों ने कोविड एरा में सबने सुना, सबने जाना, एकदम क्राइसिस हो गई थी, N95 होना ही चाहिए. So there's something called between OT in operation theater and hospital use a surgical mask. तो हमें समझना है सर्जिकल मास्क जो हमें हेल्प कर रहा है दैट इज नॉट हेल्पिंग फ्रॉम द एयर पॉल्यूशन. तो यदि आपका क्वेश्चन और टारगेट सिर्फ ये है कि क्या रूटीन मास्क एयर पॉल्यूशन से मुझे हेल्प करेगा, अनफॉर्चुनेटली आंसर इज नो. दैट कैन बी ओनली टेकन केयर बाय N95, क्योंकि जो पार्टिकल साइज हैं जो एयरवे डिसीज को वर्सन कर रहे हैं दैट इज P2.5, उसको रोकने की क्षमता सिर्फ N95 और बेहतर में है. सर्जिकल मास्क क्या है, ओवरऑल एक्सपोजर टू डस्ट एंड ऑल आपको कम कर रहा है, तो उसकी वजह से जो सिम्टम वर्सनिंग होती है, उसके एक्सपोजर की वजह से जो डिसीज मैनिफेस्ट उनमें हेल्प करेगा. थर्डली, विद सीजन चेंज वी सी मोर इंक्रीज टेंडेंसी टू आर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एज वेल. उन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने सर्जिकल मास्क इक्वली हेल्पफुल. तो वंस वी से आर वी कॉम्बैक्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, आंसर इज N95. Are we helping ourselves by using surgical mask? Definitely, by preventing the chance of getting infection which are tend to rise in this season as well. Okay, well said. Let's complete this part with आपका एयर फिल्टर्स के ऊपर क्या आपका टेक है? Okay, तो एयर फिल्टर बहुत अच्छी नई टेक्नोलॉजी है. हर कोई इस टाइम पे आई थिंक बहुत कंसर्न है विद द राइजिंग AQI लेवल. डेफिनेटली इज हेल्पफुल, नो डाउट अबाउट इट. बट किसके लिए हेल्पफुल है, किस तरह से हेल्पफुल है, कौन सा एयर फिल्टर हेल्पफुल है, दीज आर द कोर ऑफ डिस्कशन विच इज needed to be conveyed to everyone. Just having a air filter in home and thinking everything is sorted, answer is definitely no. एयर फिल्टर हमें समझना है, एयर फिल्टर काम कैसे करता है. there is something called HEPA filter, high efficient pollution air filters. यदि HEPA filter नहीं है तो that is useless for us from preventing the air pollution. Now we have ensured कि HEPA filter वाला हम air filter ले लिया. Now you have to understand this is a machine. It's a mechanical machine based on the mechanics. So what is going to do? It is going to purify the air which is circulating through it. यदि मेरे कमरे का साइज उस फिल्टर की कैपेसिटी से आउट है या ज़्यादा है, इट इज़ गोइंग टू यूजलेस. आप ये सेंस ले सकते हैं कि मैंने एयर फिल्टर लगा रहा है, शायद सब कुछ ठीक है. सेम टाइम अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, आम आदमी कैसे जानेगा ये काम कर रहा है, क्योंकि वो ये दीज आर द गिमिक्स टेक्निकली. वहाँ पे रीडिंग्स आती है ऑन द एप्स, ऑन द मशीन इटसेल्फ, वो एक्चुअल है कि नहीं, दैट मैटर्स. सो लेट्स से आपने बाहर का मोबाइल देखा, उस पर देखा 350 AQI, मैंने अपना एयर फिल्टर देखा, उस पर आया 35 AQI. आप बहुत खुश हुए कि मैं 35 AQI की हवा ब्रीथ कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी हेल्थी. बट अनफॉर्चुनेटली यही पॉइंट है जहाँ गड़बड़ है. क्यों? लेट्स से यू आर यूजिंग एयर फिल्टर फॉर 2 वीक्स और मोर, ऑलरेडी उसके फिल्टर और सेंसर चॉक्ड हो गया है. सो दैट सेंसर इज नॉट गोइंग टू एसेस द एक्चुअल AQI. तो वो हमेशा उसको उसी रेंज में दिखा रहा है और आप शायद फील कर रहे हैं कि एयर फिल्टर तो आवाज़ कर रहा है, सब ठीक है. तो हमें समझना है फर्स्ट थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द एयर फिल्टर, first things to be kept in mind is the size of the room in which you are going to use. Okay. Second, it has to run continuously. Third, the place where you are using, it has to be very tight close, just like we do in the ACs. क्योंकि एक बार आपने जो बैरियर बनाया वो ब्रेक हुआ तो एयर डू कंटिन्यूसली फ्लो एंड द AQI चेंज इंस्टेंटेनियसली. तो ये तीन चीज़ों को एंश्योर करना ही अपने आप में बहुत चैलेंज है. तो but the efficacy of a filter depend on all these factors. But answer to air filter helpful, it is helpful provided we keep in mind all these three factors by using them effectively. So अब जब बात हो ही गई है एयर फिल्टर्स की, तो विल टॉक अबाउट कोर प्रॉब्लम ऑफ बेडरूम, एवरीडेज प्रॉब्लम एंड एवरीबॉडीज प्रॉब्लम, स्नोरिंग. क्या कहते हैं, स्नोरिंग कब प्रॉब्लमेटिक है
क्या ये डिजीज सच में है भी या फिर इट्स जस्ट अ सिम्टम ऑफ योर एयरवे? दैट्स ऑल। So snoring could be a disease. Does it affect always? Answer is no. So हमें समझना है फर्स्ट थिंग, हर चीज़ के पीछे का कारण समझना है। स्नोरिंग क्यों होती है? चाहे जब हम सो रहे हैं, एयर हैज़ टू फ्लो आल्सो, वी हैव टू ब्रीथ आल्सो। सो द एयर हैज़ टू गो फ्रॉम नॉस्ट्रल्स, देन अपर एयरवे, एंड देन डू रीच टू द लंग्स। जब भी यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आएगा एंड वी लेवल इट एज ए अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, तो द रेसिस्टेंस इंक्रीजेस एंड उससे रबलिंग साउंड्स आती हैं, दैट मैनिफेस्ट एज द स्नोरिंग। तो स्नोरिंग कुड बी जस्ट ए साइन ऑफ द अपर एयर ऑब्स्ट्रक्शन। ये हमने बच्चों में बहुत कॉमनली नोटिस किया होगा, जब बच्चे किड्स होते हैं 2-2 साल के, कि उनके नेजल नॉस्ट्रल्स में कोई भी चीज़ इन्फेक्शन या एलर्जी में थिक सीक्रेशन आने लगते हैं, और यूजुअली पीडियाट्रिशियन नेजो क्लियर या नेजल ड्रॉप डालते हैं जिससे कि एयरवे खुला रहे एंड रिजॉल्व। So in the cases where the sound is coming just because of the upper airway obstruction confined to your nostrils, so it might be a ENT problem, it might be a mechanical obstruction, or it might be just secretion, जो कि हम commonly sinusitis patient में बहुत commonly देखते हैं, जिसको आप सिर्फ इन चीज़ों का इलाज करेंगे और snoring will resolve. The second part of same lies when it's a disease. जैसे आपने पूछा हम कैसे पता करें, क्योंकि हमें तो सिर्फ स्नोरिंग समझेगा। यस। तो वेन एवर इट इज एसोसिएटेड विद ईडीएस, उसको हम कहते हैं एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस। बेसिकली होता क्या है, जब आप सो रहे हैं तो जो एयर फ्लो कर रही है, जो ऑक्सीजन का फ्लो है, दैट स्टार्ट गेटिंग हैम्पर्ड। वंस इट स्टार्ट गेटिंग हैम्पर्ड, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल अननोटिसली कम हो रहा होता है, जिसकी जानकारी ना पेशेंट को है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उससे और डिफरेंट फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो बॉडी की ओवरऑल हेल्थ को डिफाइन करते हैं, विच अफेक्ट आवर लंग्स हेल्थ, कार्डियक हेल्थ, इवन किडनी हेल्थ। इवन द चांसेस ऑफ हैविंग द हार्ट अटैक इंक्रीज बाय 2.7 टाइम परसेंट। So that is very high number. So that's why whenever someone have a loud snoring, it should never go unnoticed and unchecked, so that at least I am very safe कि unattended ना रह जाए। बट इफ एट ऑल इट इज एसोसिएटेड एक्सिस डेटा स्लीप, क्योंकि जब रात को सो रहे हैं, हाइपोक्सिया वजह से आपकी जो डीप स्लीप है वो फ्रेगमेंटेड रही, तो आपने नंबर ऑफ आवर्स तो बेड पे बिताए, लेकिन जो शरीर की फिजियोलॉजी के लिए डीप स्लीप आवर, जिसको हम मेडिकली रैम स्लीप बोलते हैं, वो उतना एडिक्वेट नहीं था। उसकी वजह से आप ये देखते हैं कि ऐसे पेशेंट डे टाइम में दे स्टार्ट फीलिंग टायर्डनेस, दे स्टार्ट फीलिंग हेडेक एंड ओवरऑल लो एनर्जी लेवल थ्रू आउट। इवन जो हम कॉमन लोगों को मैसेज देते हैं, वेन एवर वी एसेस देम फॉर द ईडीएस एक्सीडेंटल स्लीप, वो सिंपल क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्या दोपहर में आप खाना खाने का तुरंत डोज ऑफ हो जाते हैं? क्या कभी ऐसा नोटिस हुआ है कि आप कार चला रहे हैं, आप रेड लाइट पे खड़े हो, सडनली यू गॉट डोज ऑफ? और हैव यू एक्सपीरियंस्ड कार एक्सीडेंट और द व्हीकल एक्सीडेंट, क्योंकि इट में माउंट योर लाइफ एज वेल। तो इसका इवेल्युएशन बहुत सिंपल है, बस समझना ये है, दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ स्लीप एंड वी लेबल इट अंडर द हेडिंग ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीथिंग। तो इसका असेसमेंट है वो स्लीप के दौरान ही होना है। आज की तारीख में वी डू इवन परफॉर्म होम स्लीप स्टडी। एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम कनेक्ट करते हैं। वी मेजर एवरी पार्ट फ्रॉम द एयर फ्लो, फ्रॉम द मसल मूवमेंट, फ्रॉम द आई मूवमेंट्स, एंड वी कम विद स्लीप स्टडी रिपोर्ट्स विच डिफाइन ए AHI इंडेक्स। इसको हम कहते हैं एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स। If it is more than 5, then definitely we are suffering from sleep apnea. Okay. And that needed to be addressed because it even increases the risk of cardiac and heart attack as well. So snoring, if it is just a mechanical or the manifestation of the nostril or upper airway, it is treatable because of underlying disease. But if it is associated with the more daytime sleepiness, or on sleep study you are having higher AHI index, then it is labeled as a sleep apnea disorder, which definitely need a management and evaluation by the sleep specialist. तो व्हाट आर द वार्निंग साइंस जो हमें डे टू डे एक्टिविटी में पता चल जाए कि ये इसके बाद वी हैव टू कंसल्ट? ओके, तो सबसे पहली चीज़ है, जो सो रहा है उसे तो पता नहीं कि वो स्नोर कर रहा है, तो ऑलवेज हिस्ट्री कम फ्रॉम द पार्टनर, कि क्या ये स्नोर करते हैं, क्या आपकी पार्टनर स्नोर करती है। वंस यू हैव लेबल ओके स्नोरिंग है, देन ऑलवेज आस्क फॉर द change in your personality, change in your daytime activity, change in energy level,
and any new onset of symptoms, just I Okay. mentioned like headache हम्म, or unwillingness to work. हम्म, यदि ये टायर्डनेस के सिम्टम अनएक्सप्लेन्ड आ रहे हैं और साथ में स्नोरिंग है, हम्म, then definitely you should get evaluated by the sleep study to rule out sleep apnea. स्नोरिंग मेरा उतना बड़ा कंसर्न नहीं है, स्लीप एपनिया अननोटिस्ड एंड अनट्रीटेड जाना, दैट इज द कंसर्न फॉर द हेल्थ. अच्छा सर, लंग हेल्थ के लिए चाहे वो ब्रेथलेसनेस है, चाहे वो स्नोरिंग है, इन सब चीज़ों के लिए आप हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में क्या रिकमेंड करेंगे? क्या खाना पीना है? माई मदर कीप्स आस्किंग मी, मैं दही ले लेती हूँ, खट्टा ले लेती हूँ, तो उसके बाद उनको लगता है कि खांसी बहुत ज़्यादा गले में चुभ रही है या सांस की दिक्कत है। क्या ये सही है या सिर्फ वहम है? ओके, तो सर ये सालों साल से चला आ रहा है, वहम कह लें या मान्यताएं कह लें या प्रैक्टिस कह लें, हमें समझना है एवरीथिंग विच एवर इज मेडिएट थ्रू द एलर्जी मैनिफेस्टेशन. जैसे इसी सीजन में हम एक तरफ कहते हैं कि साइट्रस कंटेनिंग फ्रूट ज़्यादा खाएं, विटामिन सी ज़्यादा खाएं, यस। सेम टाइम कहते हैं कि खट्टी चीज़ें ना खाएं. तो हमें समझना है you everyone is not allergic to everything, but if you are allergic to that substance, let's say किसी को मिल्क से एलर्जी है, then only chances of worsening of the things because of milk is going to happen, not other way around. हर किसी को ये बोलना कि आप दही मत खाइए, आप मिल्क कंज्यूम मत कीजिए, ऐसा नहीं है. देयर आर सर्टेन ईटेबल आइटम जिसमें प्यूफा कंटेन हम कहते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इट इज। वो जिसमें ज़्यादा होगा that has shown increasing tendency of worsening of asthma. उनको हम प्यूफा कंटेनिंग सब्सटेंस की मना करते हैं. अदरवाइज कमिंग टू द एलर्जी सब्सटेंस, उसके लिए एज इफ टुडे दे आर सर्टेन टेस्ट, हम जिसको कॉमनली कहते हैं एलर्जी टेस्टिंग. यदि उसमें आपकी एलर्जी आ रही है देन यू हैव टू डेफिनेटली अवॉइड. उसमें एलर्जी नहीं आ रही है, जैसे कुछ लोग कहते हैं राइस, ये बनी कहाँ से धारणा है, वो इसलिए बनी ये आर द कॉमन इंग्रेडिएंट विच वर फाउंड इन द इंडियन पॉपुलेशन कॉजिंग द एलर्जी, क्योंकि एक बड़ा सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है जिसमें इसकी एलर्जी पाई जाती है. Yeah. इसलिए टेक होम मैसेज हो जाता है कि अच्छा ये खाना बंद कर दीजिए. बट मेडिकली इज इट वारंटेड फॉर एवरीवन? आई थिंक नो. अच्छा सर, अब घर से निकल के विल टॉक अबाउट समथिंग प्रोफेशनली, मेरा खुद का भी क्वेश्चन है। मी बीइंग अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, बहुत सारी सर्जरीज हम करते हैं। मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि उसके बाद एनेस्थेटिस्ट या फिर पल्मोनोलॉजिस्ट हमें एडवाइस करते हैं कि पेशेंट हैज़ टू बी केप्ट ऑन वेंटिलेटर, एंड द मोमेंट वी टॉक अबाउट वेंटिलेटर, सबके एजम्पशन ये है कि एक बार वेंटिलेटर पे गए तो इसका मतलब गए। क्या ये वेंटिलेटर का ये मिथ, इसको कैसे सॉल्व करें और कितना मतलब हार्मफुल है वेंटिलेटर? ओके सर, बहुत ज़्यादा वैलिड क्वेश्चन है ये सिनेरियो में. हमें समझना है वेंटिलेटर है क्या. वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है, ऐसा मैकेनिज्म है विच इज़ गोइंग टू गिव रेस्ट टू लंग्स एंड गोइंग टू वर्क इन प्लेस ऑफ लंग. जब आप डिसीज्ड हैं या किसी बीमारी की वजह से आपके लंग्स वो नहीं कर पा रहे हैं जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरत है, दैट इज़ द वेंटिलेटर जॉब्स. आई एम इंटेंसिविस्ट, आई एम पल्मोलॉजिस्ट. यदि वेंटिलेटर नहीं होता तो डेफिनेटली वी आर नॉट एबल टू सेव लाइफ्स. लोगों को ये समझना है कि हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है. जहाँ पर हम सांस ले रहे हैं तो नॉर्मली वी आर टेकिंग ऑक्सीजन एंड वी आर रिमूविंग CO2. इस सिस्टम में जो गड़बड़ होती है उसको मेडिकली टर्म कर देते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर. जब भी समवन इज एनकाउंटरिंग रेस्पिरेटरी फेलियर, देन वेंटिलेटर कम इन हैंडी टू गिव द रेस्ट टू लंग्स. लोगों का मानना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वैलिड है कि एक बार वेंटिलेटर पर गए तो फिर गए. तो क्वेश्चन चले आता है कि वी नीड टू एजुकेट पीपल्स कि एक तो वेंटिलेटर डरना नहीं है, लेकिन उसको समझना भी आम लोगों के लिए ईजी नहीं है. जैसा आपने कहा कि द पीपल हु आर डीलिंग विद दिस दे आर ओनली ट्रेंड फॉर इट. तो हमें समझना है जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है तो हम सभी ने देखा एक बड़ी सी ट्यूब रहती है जो मशीन से और एयरवे को कनेक्ट कर रही होती है. वन समथिंग इज देयर. हमें समझना है कि हमारी जब यदि हम मुंह में अपनी उंगली डालें, वी कांट टॉलरेट इज वी आर अवेक. तो होता क्या है, जब भी पेशेंट को वेंटिलेटर पर लिया जाता है तो पेशेंट इज आर्टिफिशियल सिडेटेड. इसका मतलब पेशेंट को आर्टिफिशियल बेहोशी की दवाई दे के रखा जाता है जिससे कि वो सेंस ना करे. क्योंकि यदि वो सेंस करेगा, इधर से वेंटिलेटर की मशीन सांस दे रही है प्रेशर के साथ, इधर से यू माइट इनसाइड ट्रिगरिंग योर ओन ब्रेथ एंड इट में लीड टू फर्दर वर्सनिंग. जब भी कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है तो हमें ये समझना है वेंटिलेटर का काम सिर्फ लंग्स को असिस्ट करना है.
पेशेंट को आर्टिफिशियली जिंदा नहीं रख सकता, क्योंकि जिंदा रखने के लिए वी नीड हार्ट टू फंक्शन। हार्ट की फंक्शन को वेंटिलेटर मॉडिफाई नहीं करता। उसके लिए बहुत सिंपल होता है ईसीजी देखना। जो वेंटिलेटर मशीन के एक ऊपर मॉनिटर लगा रहता है, उस पर आप देखिए यदि ईकेजी आ रहा है तो पेशेंट इज अलाइव। देन कमिंग कब तक वेंटिलेटर पे, दैट डिपेंड ऑन द डिसीज पर से कि उसको वेंटिलेटर की जरूरत क्यों पड़ी, चाहे वो कारण पल्मोनरी हो चाहे एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो रादर देन जजिंग कि होता क्या, जैसे जब हम लोगों ने प्रैक्टिस चालू की थी, ग्रामीण अंचल से पेशेंट आते हैं, तो क्या होता है पेशेंट वेंटिलेटर पे है, डॉक्टर से आप कुछ पूछते नहीं हैं, आप इनको हिला के देखते हैं और पेशेंट डजन रेस्पॉन्ड। आपने मन में मान लिया कि ये पेशेंट शायद नहीं है, आप अपने रिलेटिव को बताते हो, दूसरे को बताते हैं, दैट्स अ मिसकम्युनिकेशन हैपन। तो आपको ये समझना है कि वेंटिलेटर पे जब भी कोई है तो उसका सिथिलनेस जो वो नहीं रेस्पॉन्स करे, दैट इज इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। तो हमेशा आप डॉक्टर से डिस्कस करें। जब तक अंडरलाइंग डिसीज ठीक नहीं होगी, उस डिसीज में लंग्स का जो अफेक्शन है उसको कॉम्बैट करने के लिए वेंटिलेटर एक्चुअली हेल्पिंग अस एंड हेल्पिंग अस सेविंग लाइफ। तो दैट द सिंपल मैसेज। वेंटिलेटर पे यदि पेशेंट है तो आप ईकेजी देखें, जो कि ईजीए की सबसे ऊपर की लेयर आ रही है, उसमें यदि मूवमेंट्स आ रही हैं, पेशेंट इज अलाइव, then rest everything falls. Discuss with your doctor, have an open discussion, and that help you making a more proper understanding of the disease. Basically to tell कि ventilator doesn't kill, it's the disease which kills. Correct, fully agree sir. Okay. So I tried to cover many of the topics जो आज की डेट में है, जैसे कि स्नोरिंग हो गया, ब्रेथलेसनेस हो गया, क्या खाना है उसके ऊपर हमने बात की, वेंटिलेटर्स पे भी बात की, क्योंकि डे टू डे लाइफ में कई बार ये क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं। मी बीइंग अ सर्जन हमें ये फेस करना पड़ता है। आपका टू समराइज व्हाट इज योर टेक होम मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स? Okay. मौसम खराब है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बिल्कुल। एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू अवॉइड आउटडोर एक्टिविटीज। उसके दो कारण हैं। एक पॉपुलेशन है जो डिसीज लंग्स है ना, जिनको अस्थमा, इनको सीओपीडी है, दे आर डेफिनेटली बाउंड टू हैव एक्सरवेशन, वो वर्सन होना है। तो अपनी लाइफ स्टाइल में यदि आपके लिए पॉसिबल है तो स्पेशली ट्राई टू अवॉइड मॉर्निंग आवर्स। यदि आपको फिजिकल एक्टिविटी आउटसाइड ही करनी है तो एटलीस्ट ट्राई इन द इवनिंग आवर्स 4 to 5 PM, क्योंकि उस टाइम पार्टिकुलर मैटर की डेंसिटी रिलेटिवली कम है। मॉर्निंग वॉक्स अवॉइड करें, स्पेशली पीपल जिनको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ है, लंग्स डिसीज है। दूसरा, आपको एक्सरसाइज डेफिनेटली आर द हेल्पफुल फॉर हैविंग द गुड लंग हेल्थ। इंडोर एक्सरसाइज करें, एयर प्योरीफायर यूज करें, बट एंश्योर जो हम लोगों ने डिस्कस की कि हम उन चीज़ों को एंश्योर कर पा रहे हैं। इंडोर एक्सरसाइज करें, healthy food and hydration. These three things should be maintained throughout your this season of the December to March, when the pollution is at peak. That will have to achieve a good lung health. Any special advice for the asthma people? अस्थमेटिक के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी वजह से इस दौरान अपनी मेडिसिन मिस ना करें, विच इज कॉमनली नेम है इनहेलर। क्योंकि कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जो अभी न्यूली डायग्नोज अस्थमेटिक हुए होंगे and they might have started completely normal life, but this is the period when the things are going to worsen. So don't discontinue your inhalers or medication without having discussion with your chest specialist. And inhalers are not habit forming. Not at all. It's just Not like my specs. If I'm wearing specs, this is the need of my eyes. Similarly, if my lungs health or airway need the inhaled medication, that's the need. That's not a habit forming things. I think being doctors, we both are able to cater to many of these day-to-day problems. So thank you, Dr. Manish. मुझे पता है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट टाइम, एंड स्पेशली पॉल्यूशन के टाइम में आपकी ओपीडीज फुल हैं completely, and you have taken up so much efforts and all. Thank you so much, Dr. Sharma, for sharing your expertise and breaking down such important topics, from breathlessness to air pollution to smoking to COVID, post-COVID life. Your clarity and guidance will definitely help listeners and to understand their lungs better and take the right steps towards a better living. To everyone tuning in, thank you so much for joining us on ST Smartcast. If you found this conversation helpful, do share it with someone who might benefit from it. Stay connected, stay aware, and keep prioritizing your health. And yes, please do like and share this episode with everyone you love. Until next time, I am Dr. Neeraj. Take care, breathe easy, and stay healthy. Thank you.